नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बाराबंकी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ओवैसी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। तिरंगे के अपमान को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तिरंगा फहराने के बजाय लपेटने का आरोप है। बाराबंकी में कल ओवैसी ने जनसभा की थी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजक मंडल के खिलाफ दर्ज हुआ है एक और केस। ओवैसी की जनसभा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। ओवैसी की जनसभा के दौरान मंच पर तिरंगा फहराने के बजाय लपेटने का आरोप है। जनसभा मामले में पहले भी धारा 153 है, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, कल भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था और अब एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं असदुद्दीन ओवैसी की? देखिए अनुपम, अब तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और उसी के इन्वेस्टिगेशन में ही ये चीजें निकल के आई हैं। तभी ये राष्ट्रीय ध्वज का जिस तरीके से अपमान हुआ है, इसको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में ये धारा बढ़ाई गई है। इससे पहले भी कल मन से असदुद्दीन ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करी थी, जिसको लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया था और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी कोशिश करी थी। और इसके अलावा रामसरी घाट में जो मस्जिद ढहाने का आरोप लगाया था, इन तमाम चीजों को देखते हुए और कोविड प्रोटोकॉल का जो अधिनियम कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जिस तरीके से चीजें करी गई थी, उसको लेकर के नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसी के बाद जो इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो उसमें ये चीज भी सामने आई। तो कह सकते हैं कि क्या जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें असदुद्दीन ओवैसी से पूछताछ हो सकती है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? देखिए, अब इसमें कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में नोटिस दी जाएगी, वो प्रक्रिया भी शुरू होगी और उसके बाद आगे चल के उनको नोटिस दी जाएगी। उनके जो कार्यक्रम के जो आयोजक थे उनको भी नोटिस दी जाएगी और हैदराबाद भी टीम जो है भेजी जा सकती है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है उसमें ये चीज भी निकल के आई कि आगे उस केस को देखते हुए हो सकता है संभवतः टीम को भी आगे वहां पे भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले मूर्तियों और अब माफिया से तौबा कर लिया है। मायावती ने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ कर दिया है। बीएसपी ने मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर भीम राजभर का टिकट फाइनल कर दिया है। भीम राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ है कि माफिया छवि के उम्मीदवारों से बीएसपी ने दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने मुख्तार के मसले पर मायावती पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि क्या मायावती को पहले नहीं पता था कि मुख्तार अंसारी अपराधी हैं और उनके बड़े भाई भी बीएसपी से सांसद हैं? मायावती जी कुर्सी के इर्द गिर्द सारे उनके बयान होते हैं और उनका सोच वहीं तक आधारित है। मायावती जी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही, 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। अगर उनको ये बात पहले पता नहीं थी कि मुख्तार अंसारी अपराधी है तो ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। और आज भी लोकसभा में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई बसपा से ही सांसद हैं। क्या वो उनको निकाल रही है पार्टी से? ये करने की उनको हिम्मत है? बीएसपी से टिकट कटने के बाद मुख्तार अंसारी को एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि हमारी पार्टी के दरवाजे मुख्तार अंसारी के लिए खुले हैं। अब उनको टिकट देने के लिए तैयार हैं। अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे तो एआईएमआईएम उनको अपना समर्थन देगी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस बात की इजाज़त देता है कि मुख्तार अंसारी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो यकीनन मैं उनका अपनी पार्टी में अगर वो आना चाहेंगे तो मैं स्वागत करूंगा उनका। टिकट भी दिया जाएगा। अगर वो लड़ना चाहेंगे मऊ से तो इंशाअल्लाह ताला हम टिकट भी देंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी उनको। रामपुर से खबर है, आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 70 हेक्टेयर जमीन पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के गेट पर कब्जे और दखलनामा का नोटिस चस्पा कर दिया है। आरोप है कि आजम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनवाई थी। दरअसल एडीएम ने अवैध कब्जे वाली जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 70 हेक्टेयर जमीन को खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जौहर ट्रस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया था। इसकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर यहां पर बुलडोजर चलेगा। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन, गेट पर नोटिस चस्पा, और ये तस्वीर आजम खान की आप देख रहे हैं किस तरीके से जमीन कब्जाने का इन पर आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। गेट पर दखलनामा का नोटिस फिलहाल चस्पा किया गया है। 70 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे का यह पूरा मामला है। राज्य सरकार में नियुक्त किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ये कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो वीसी साहब ने कहा कि हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समक्ष जो है दखलनामा की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, जो नियम है। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन जब्त किए जाने के मसले पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आजम खान पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान ने निजी फायदे के लिए यूनिवर्सिटी की जमीन का इस्तेमाल किया। जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन सरकार ने इसलिए उन्हें दिया था कि उसका उपयोग वो गरीबों के हित में, जनहित में, वंचित पीड़ितों के लिए करेंगे और हर वर्ष उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। जब से ज़मीन दी गई तब से आज तक उन्होंने कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया और न ही वंचित पीड़ितों को उन्होंने उसमें एडमिशन दिया, सहूलियत दी। इस कारण जो पट्टे के अनुबंध थे उनके उल्लंघन के उपरांत ऐसी कार्रवाई की गई है, और ये अनुबंध उनके समय में ही हुआ था, हमारे समय में नहीं हुआ। जो अपनों से करते हैं प्यार वो भला कैसे करेंगे, वैक्सीन से इंकार। जी हां, तभी तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारातियों के साथ शादी के लिए पहुंचे दूल्हे को जैसे ही वैक्सीनेशन का पता चला, दुल्हा दुल्हन का हाथ थामने से पहले वैक्सीन लेने पहुंच गया। इसी को तो कहते हैं जीवन साथी के प्रति सच्चा प्यार। सात फेरों का बंधन छूट न जाए, 7 वचनों का वादा टूट न जाए, रिश्ते की डोर न पड़ जाए कमजोर, हाथ थामा है तो रिश्ता निभाना पड़ेगा। एमपी के नरसिंहपुर में इस दूल्हे राजा ने जब शादी से ठीक पहले टीके की पहली डोज ली तो नरसिंहपुर के तिनसरा गांव में दूल्हे को देखने जुटे लोगों का हुजूम झूम उठा। लोग हैरान थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दूल्हे के लिबास में बारातियों के साथ पधारे दूल्हे राजा शादी के मंडप की बजाय यहाँ कैसे पहुँच गए। लेकिन जब गांव वाले के लोगों को दूल्हे की सोच का पता चला तो लोग वाह वाह कर उठे। लिहाजा खुशी में ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि ने तिलक लगाकर दूल्हे का स्वागत भी किया और मौके को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। एक बारात आई थी यहाँ, तो दूल्हे का स्वागत किया और वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद शादी के अन्य कार्य पूरे हुए। शादी के मौका भी था, दस्तूर भी था और रस्म अदायगी और कस्मों को निभाने की बेला भी, जिसे दूल्हे राजा ने बखूबी निभाया भी। फर्क बस इतना ही रहा कि शादी से पहले दूल्हे ने बेकरारी के बजाय अपने होने वाली जीवन संगिनी के प्रति ईमानदारी दिखाई और शादी के फेरे लेने से पहले उसने टीके को तरजीह दी। गोटे गांव के पास लाट गांव से आई थी बारात। तो 7 फेरे से पहले जी, 7 फेरे लगने से पहले हाँ नहीं, जैसी बारात लग रही थी उस समय उनको वैक्सीनेट किया, उसके बाद अन्य कार्य हुए उसके, जैसे हमें जानकारी लगी। कहते हैं रिश्तों की नींव में सबसे ज्यादा महत्व भरोसे का होता है। इस दूल्हे राजा ने टीका लेकर अपनी जीवन संगिनी के प्रति उस भरोसे को कायम कर लिया है। उम्मीद है जिंदगी के सफर में किए गए वादों को शिद्दत से निभाने की ईमानदारी देखकर
दूसरे लोग भी सबक लेंगे और कोरोना के खिलाफ छिड़े जंग में टीका लेकर अपने और अपनों के प्रति ईमानदार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,